वेलकम टू ए लेवल्स अकेडमी इस्लामाबाद। मेरा नाम है आमना मलिक और इस वीडियो के अंदर हम एक्सटिंक्शन ऑफ ईज़मेंट के बारे में पढ़ेंगे। एक्सटिंक्शन ऑफ ईज़मेंट पे थोड़ा समझा देती हूँ। एक्सटिंक्शन का मतलब होता है किसी चीज़ का एंड करना। तो यहाँ पे क्या चीज़ एंड की जा रही है, ईज़मेंट को एंड किया जा रहा है। अगर आपको ईज़मेंट के बारे में नहीं पता तो यहाँ पे मैं एक आई का साइन आपको शो हो रहा होगा, ये बिल्कुल टॉप पे, जिस पे मैंने ईज़मेंट की वीडियो डाली हुई है। उसके अंदर मैंने सारा कुछ ईज़मेंट के बारे में बताया है। तो वहाँ पे जब आप जाएंगे तो वो वीडियो लाजमी देखिएगा ताकि आपको ईज़मेंट के बारे में अच्छे से समझ आ जाए। यहाँ पर जितना कुछ भी ईज़मेंट के बारे में लिखा जाएगा वो बहुत थोड़ा होगा, तो कोशिश करिएगा कि उस दूसरी वीडियो को लाजमी देखें। तो बेसिकली ईज़मेंट जब बन जाती है तो उस ईज़मेंट को ख़त्म करने के प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सटिंक्शन ऑफ ईज़मेंट। यानी कि जब ईज़मेंट बन जाए तो उसको अगर कोई ख़त्म कराना चाह रहा हो तो उसको हम एक्सटिंक्शन कहते हैं। ठीक है, अब ईज़मेंट थोड़ा सा समझा देती हूँ। ईज़मेंट का मतलब है अगर कोई लैंड है, इस तरह से दो लैंड्स हैं, अगर एक की लैंड पे पानी नहीं आ रहा, कोई रास्ता नहीं आ रहा, तो वो वाला बंदा दूसरी लैंड वाले मालिक से कह सकता है कि आप मुझे ईज़मेंट दे दें, एक ऐसा राइट दे दें कि आपकी लैंड से मैं रास्ता यूज़ कर सकूं किसी मेन रोड तक पहुंचने के लिए, या फिर आपकी लैंड पे अगर पानी आ रहा है तो वो मेरी लैंड तक आ जाए। ठीक है, यानी कि अपनी लैंड तक रास्ता अगर वो पहुंचवा रहा है या पानी पहुंचवा रहा है, इस चीज़ को ईज़मेंट कहते हैं। यानी कि उसने दूसरी लैंड वाले से ईज़मेंट हासिल की। अब इस ईज़मेंट को ख़त्म करने के प्रोसेस को कहते हैं एक्सटिंक्शन ऑफ ईज़मेंट। अब आपको समझ आ गई। अब हम इसका इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने लगे हैं। द वर्ड ईज़मेंट कम्स फ्रॉम अ वेरी ओल्ड लैंग्वेज लैटिन एंड फ्रेंच। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो ईज़मेंट का लफ्ज़ है वो लैटिन एंड फ्रेंच में से निकला है। सही है। Long ago, people created rules to live together peacefully. यहाँ पे कह रहे हैं कि बहुत सालों पहले कुछ लोगों ने कुछ ऐसे रूल्स बनाए, कुछ ऐसी चीज़ें बनाई जिसको फॉलो करने से उनकी ज़िंदगियाँ बड़ी आसान हुई। वो कुछ ऐसे रूल्स थे, कुछ ऐसी आदतें थीं, कुछ ऐसे रवैये थे जिनको फॉलो करने से उनकी ज़िंदगी आसान है। वो कौन से रूल्स हैं, वो कौन से रवैये हैं, वो कौन सी चीज़ें हैं जिसको फॉलो किया गया, अब वो हम पढ़ने लगे हैं। वो यहाँ पर लिखा गया है कि वो पीसफुल चीज़ क्या थी। वो थी कि वन ऑफ दोज रूल्स वाज दैट even if you own a piece of land, sometimes someone else might need to use a small part of it, for example to walk through it to reach their house. This special right is called an easement. यानी कि बहुत सालों पहले लोगों ने जो आसानी का रूल्स बनाए हुए थे। आसानी का रूल्स मीन्स कि अगर किसी की लैंड, सपोज ये एक लैंड है और इसकी लैंड पे रास्ता नहीं है आने जाने का, तो वो साथ वाले बंदे से कहेगा कि आप अपनी लैंड से मेरी लैंड पे आने जाने का रास्ता बना दें। सही हो गया, इसको कहते हैं ईज़मेंट। तो बेसिकली पहले ये रूल्स की शक्ल में बना था, बाद में फिर इसको ईज़मेंट का नाम दे दिया गया। रूल्स का मतलब है कि अगर एक बंदा कहते हैं ना कि मुझे आप आसानी प्रोवाइड करें, उन्होंने फिर इस आसानी का एक ख़ास नेम बना दिया, ईज़ बना दिया। बाद में फिर उसने ईज़ को कन्वर्ट करके एक ख़ास नेम दे दिया गया ईज़मेंट। अब आपको ईज़मेंट के ऊपर पूरे के पूरे लॉज भी मिल जाते हैं। ठीक है, तो इस पूरे फर्स्ट इंट्रोडक्शन में सिर्फ आपको ये बताया गया कि ईज़मेंट होती क्या है, ईज़मेंट में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने अभी तक पढ़ी इसमें। अब आगे लिखा है इन पाकिस्तान द रूल्स अबाउट ईज़मेंट आर रिटन इन द लॉ कॉल्ड द ईज़मेंट एक्ट ऑफ 1882। यानी कि अगर आप ईज़मेंट के लॉज जानना चाहते हैं कि पाकिस्तान में ईज़मेंट के लॉ कहाँ मिलेंगे, तो उसके लिए आपको ईज़मेंट एक्ट देखना पड़ेगा, ईज़मेंट एक्ट 1882। इस एक्ट के अंदर आपको ईज़मेंट से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं समझ आ जाएंगे, जिसके अंदर सारा कुछ ईज़मेंट के बारे में लिखा होगा। अब हम इसका रेलेवेंट सेक्शन देखने लगे हैं। अब इस एक्सटिंक्शन के अंदर जो सेक्शंस हैं वो है सेक्शन 37 टू 48। ठीक है, इसके अंदर आप लिमिटेशन एक्ट भी डाल सकते हैं। सही है। अब मैं अपनी हर वीडियो में ये चीज़ रिपीट करती हूँ कि ईज़मेंट एक्ट तो ऑब्वियसली इसमें आएगा ही आएगा, लेकिन इसमें लिमिटेशन एक्ट भी आता है। लिमिटेशन एक्ट क्या होता है उसके लिए मैंने यहाँ पे एक अलग से एक वीडियो बनाई है, आई का सन आपको शो हो रहा होगा, उसमें जाके आप देखें। लिमिटेशन की पूरी वीडियो उसमें डली हुई, जिसमें मैंने हर चीज़ बहुत बारीकी से लिमिटेशन एक्ट के बारे में बताया। लेकिन इस वीडियो में भी मैं शॉर्टली बताती हूँ लिमिटेशन एक्ट जब ईज़मेंट के अंदर अप्लाई होता है तो वो उसका इस एक्ट का क्या रोल अदा होता है ईज़मेंट में। होता क्या है कि जब आप ईज़मेंट लेते हो ना, किसी से कोई लैंड पे अपना यूज़ करा रहे हो, तो किसी की लैंड को, यानी कि मिसाल के तौर पे दो लैंड है, आप किसी की लैंड यूज़ कर रहे हो। ठीक है, आप उससे कहते हो कि मुझे 20 सालों तक अपनी लैंड यूज़ करने दें। अगर आप उस पर लिमिट लगाते हो, अगले बंदे से कहते हो कि मुझे 20 सालों तक यूज़ करने दें, या वो लैंड ओनर खुद ही आपको कहता है कि ठीक है तुम सिर्फ 20 सालों तक यूज़ करो, 20 सालों के बाद तो मेरी लैंड यूज़ नहीं कर सकती। यानी कि वो एक ईज़मेंट एग्रीमेंट दोनों कर लेते हैं जिसमें लिख देते हैं कि 20 सालों तक जो है ये लैंड यूज़ की जाएगी। तो 20 साल जैसे ही गुजर गए उसके बाद वो जो बंदा है वो उस लैंड को यूज़ नहीं कर सकेगा। तो ये क्या चीज़ हुई, लिमिटेशन हुई, यानी कि 20 साल की लिमिटेशन इस पर लग गई। अब लिमिटेशन इटसेल्फ क्या होता है, लिमिटेशन के नाम से आपको पता चल गया होगा कि किसी चीज़ पे कोई लिमिट लगाना। यानी कि अब अगर आप कोर्ट में कोई केस लेके जाते हो, तो कोर्ट में आप जाते हो 2025 चल रहा है, ठीक है, और आपका जो केस है वो 2002 का था। अब आप आए हो कोर्ट में 2025 में, तो कोर्ट कहेगी कि आप जिस केस पे आए हो उसका टाइम गुजर गया, तो अब इतने वक्त तक कहाँ थे, क्यों सोए हुए थे आप,
अभी टाइम आप देखें 2000 में आपका केस हुआ और अब 2025 में पूरे इतने सालों का आप टाइम गुजार के आए हो, तो अब हम आपका केस नहीं लेंगे। कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें टाइम बहुत ज़्यादा हो, जैसे कि जो प्रॉपर्टी केसेस हैं उनमें 20 सालों का भी आपको टाइम देखने को मिलता है, तो यानी कि आप 20 सालों तक भी केस लेके जा सकते हो। और बहुत से केसेस ऐसे हैं जिसमें सिर्फ 2 साल का टाइम पीरियड है, किसी में सिर्फ 6 मंथ्स का टाइम पीरियड लगा होता है। तो जिन टाइम पीरियड्स को अगर आप गुजार लेते हो, मिसाल के तौर पे अगर आपको 6 मंथ्स में कोई केस करना चाहिए था और आप 7वां मंथ तक पहुंच जाते हो या 2 साल गुजार लेते हो, तो कोर्ट कहेगी कि आपको 6 महीने का टाइम लिमिट का पता था, तो आपने 2 साल बाद क्यों आए हैं, हम आपके केस को नहीं लेंगे। ठीक है, तो ये सारा कुछ आपको लिमिटेशन एक्ट के अंदर बताया जाता है। तो इसलिए लिमिटेशन एक्ट जो है ईजमेंट पे भी अप्लाई होता है। ठीक है, इसका भी रोल अदा होता है इसके अंदर। अब हम नेक्स्ट हेडिंग पढ़ते हैं, मीनिंग ऑफ ईजमेंट। Easement means having a special right to use someone else's land for a certain reason. For example, walking through someone else's field to reach their home, using water from well or your neighbor's land, putting a pipe through someone else's land. यहाँ पे आपने थोड़ा सा ईजमेंट का मीनिंग बताना है कि ईजमेंट का मतलब है किसी और की लैंड को यूज़ करना। ये एक तरह का स्पेशल राइट होता है, यानी कि एक खास राइट आपको मिलता है किसी और की लैंड को यूज़ करने का। किस पर्पज़ के लिए आप किसी और की लैंड यूज़ करते हो, वो पर्पज़ यहाँ पे लिखे हैं। पहला पर्पज़ है कि आपके लैंड में रास्ता नहीं है चलने का, तो आप किसी और की फील्ड यूज़ करते हो। फील्ड का मतलब है कोई रास्ता यूज़ करते हो किसी और की लैंड से अपनी लैंड तक पहुँचने के लिए। एक तो ये रीज़न आपने बताना है। दूसरा रीज़न ये बताना है कि किसी और की लैंड से आप अपनी लैंड तक पानी यूज़ कर रहे हो। और थर्ड पॉइंट में आपने बताना है पुटिंग अ पाइप थ्रू समवन एल्सेस वॉल। यहाँ पे आप ये भी कह सकते हो कि किसी और की लैंड पे या किसी और के घर पे आप ऐसा पाइप जोड़ देते हो जो आपको भी पानी दे और उनको भी पानी दे, या उनकी लैंड में जो पानी आ रहा है वो आपकी लैंड तक भी आए तो आप उनकी लैंड पे पाइप लगवाते हो उनसे ईजमेंट लेके। तो ये जितने भी एग्जांपल्स दिए इनमें से कोई भी आप एक या दो अपनी मर्जी से लिख दें या सारी लिख दें। तो बेसिकली यहाँ पे मैंने ईजमेंट के बारे में समझाया। ठीक है, अगली हेडिंग में हमारे पास डेफिनेशंस आ जाती हैं। वही डेफिनेशंस हैं जो मैं आमतौर पे अपनी सब वीडियोज़ में रिपीट करती हूँ। तो पहली डेफिनेशन है हमारी ब्लैक शॉर्ट डिक्शनरी की, ये है इट्स अ राइट टू यूज़ समवन एल्सेस लैंड। ब्लैक शॉर्ट डिक्शनरी कहती है कि ईजमेंट का मतलब है आपको एक ऐसा राइट मिल जाता है कि आप किसी और की लैंड को यूज़ करते हैं। यानी कि आप जब ईजमेंट लेते हो उससे क्या फ़ायदा होता है कि आपको राइट मिल जाता है उस बंदे की लैंड को यूज़ करने का जिससे आपने ईजमेंट हासिल की है। ठीक है, उससे परमिशन लेके। अब ईजमेंट कैसे हासिल होती है उसके ऊपर पूरी की पूरी मैंने एक वीडियो बनाई है एक्विजिशन ऑफ ईजमेंट की, वो जाके लाजमी देखिएगा। मैं इसके साथ भी लिंक लगा दूँगी, यहाँ पे एक आई का साइन शो होगा, उस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको एक्विजिशन ऑफ ईजमेंट के बारे में पूरी की पूरी अच्छी खासी वीडियो मिल जाएगी। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट इसमें डेफिनेशन डाली गई है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की, अ लैंड ओनर गेट्स अ बेनिफिट फ्रॉम समवन एल्सेस लैंड। यहाँ पे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी कहता है कि जब ईजमेंट जो है दोनों लैंड ओनर्स के बीच होता है, यानी कि एक ये लैंड वाला है, एक ये लैंड ओनर है। ठीक है, इसके लैंड पे अगर पानी नहीं है तो वो दूसरी लैंड ओनर से ईजमेंट लेके अपनी लैंड को बेनिफिट करेगा। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि जो लैंड ओनर है वो बेनिफिट करता है किसी और की लैंड से, यानी कि जो लैंड ओनर है मालिक है लैंड का, वो किसी और की लैंड से फ़ायदा लेता है। ठीक है, कैसा फ़ायदा? रास्ता गुजरने के लिए फ़ायदा लेता है, उसके अलावा पानी भरने के लिए फ़ायदा लेता है, यानी कि अगर उसमें लैंड में पानी नहीं आ रहा तो वो साथ वाले ओनर से जो है ईजमेंट लेके अपनी लैंड पे पानी ला सकता है। ठीक हो गया। तो इस तरह के फ़ायदे आपको हासिल होते हैं ईजमेंट करने से। उसके अलावा ईजमेंट एक्ट क्या कहता है? ईजमेंट एक्ट कहता है पर्सन हु ओन्स अ लैंड कैन एंजॉय समथिंग फ्रॉम अनदर लैंड टू मेक हिज ओन लैंड मोर यूजफुल। तो ईजमेंट एक्ट ये कहता है कि जिस बंदे की लैंड है ना वो किसी और के साथ ईजमेंट करके, यानी कि ईजमेंट एग्रीमेंट करके किसी और की लैंड से अपनी लैंड को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। मिसाल के तौर पे एक बंदे की खेत है, इस तरह से उसकी खेत पे पानी नहीं आता, दूसरे बंदे की खेत पे कोई ऐसा ट्यूबवेल लगा हुआ है जो उसको पानी दे रहा है, तो ये क्या करेगा, साथ वाले बंदे से परमिशन लेगा कि आप अपना पानी अपनी लैंड पे तो लाते ही हैं, तो मेरी लैंड पे भी उसको लाने का रास्ता जो है बनवा दें। इससे क्या फ़ायदा हो रहा है कि जिस बंदे की जो ज़मीन है उसको बेनिफिट मिल रहा है, बात है दूसरे बंदे को जो पानी आ रहा है वो अब इसको भी आ रहा है, तो अब इसकी भी फसलें अच्छे से उगेंगी। तो ये बातें यहाँ लिखी गई हैं। लिमिटेशन एक्ट 1908। लिमिटेशन एक्ट क्या कहते हैं? ईजमेंट ऑल्सो इंक्लूड्स राइट्स लाइक यूजिंग लैंड टू टेक समथिंग फ्रॉम इट लाइक वुड, फिश एंड एक्सेट्रा। तो लिमिटेशन एक्ट कहता है कि ईजमेंट जो है अगर आपको ये भी अलाउ करता है कि अगर आप किसी से लैंड यूज़ करते हैं, किसी की लैंड परमिशन से यूज़ करते हैं, तो उसकी लैंड पर अगर कुछ वुड्स गिरी हुई हैं या कोई दरख्त हैं या फिशेस हैं तो वो भी आप उनसे परमिशन लेके ले सकते हैं। ये बातें आपको लिमिटेशन एक्ट कहता है। ठीक है, आप इसके अंदर ये भी मेंशन करते हैं कि लिमिटेशन एक्ट ये भी हमें सिखाता है कि ईजमेंट जो है लिमिट के अंदर यूज़ करनी चाहिए। यानी कि अगर आपको किसी बंदे ने अगर अपनी लैंड पे रास्ता गुजरने के लिए इजाज़त दी है तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप रास्ता गुजरने के साथ साथ उस पर अपनी मर्ज़ी की कोई कंस्ट्रक्शन करा दें। कंस्ट्रक्शन करने की ऑप्शन आपको ईजमेंट में नहीं मिलती। कंस्ट्रक्शन आप तभी कर सकते हो किसी की लैंड पे जब आपने लाइसेंस लिया हो। मैंने लाइसेंस एंड एक्विजिशन की वीडियो पूरी की पूरी बनाई है, वो आप लाजमी देखें, जिसमें मैंने दोनों का फ़र्क आपको बताया कि ईजमेंट में क्या फ़र्क होता है, लाइसेंस अगर लेंगे तो लाइसेंस में क्या होगा फ़र्क। सही है, तो ये चीज़ें हैं।
अब हम नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं। नेक्स्ट पे लिखा है केस लॉ। इसमें आप एक केस लॉ भी डाल सकते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ साउथ नाइजीरिया वर्सेस जॉन होथल। एंड ईजमेंट इज़ एन एक्स्ट्रा राइट दैट वन लैंड ओनर गेट्स ओवर अनदर लैंड। ये जो केस लॉ है, ये केस लॉ हमें ये सिखाता है कि एक ईजमेंट जो है एक ऐसा बेनिफिट है जो हमें अपनी लैंड को यूज़ करने का ज़्यादा फ़ायदा दे रहे हैं। यानी कि आप ईजमेंट किस लिए लेते हो? अपनी लैंड के फ़ायदे के लिए लेते हो ना। आपके पास लैंड है, आपको पैसे तो वो जनरेट करके दे रही है, फसलें तो उस पर उग रही हैं, लेकिन आप कहते हो कि मेरी लैंड पे पानी ही नहीं आ रहा। तो आप क्या कर रहे हो? साथ वाला जो लैंड ओनर है, जो पानी उसकी लैंड पे आ रहा है, तो आप उससे ईजमेंट लेके अपनी लैंड पे जब पानी लाते हो तो अल्टीमेटली आपकी लैंड पे जो पानी प्रोड्यूस नहीं हो रहा होता वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है साथ वाले बंदे की वजह से। इससे क्या होता है? आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। ठीक है, तो ये बातें यहाँ लिखी गई हैं, यानी कि मैं सेम ही बात है जो मैं घुमा के बोल रही हूँ। ठीक है, अगली हेडिंग है हाउ कैन समवन गेट एन ईजमेंट। यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक इंसान को ईजमेंट कैसे मिलती है। सही है, तो जितनी भी बातें यहाँ लिखी गई हैं ये सारा कुछ मैंने एक्यूजेशन ऑफ ईजमेंट के टॉपिक में लिखा गया है। तो एक्यूजेशन ऑफ ईजमेंट की जो वीडियो है उनमें तमाम बातें रिपीट की हैं, वहाँ पे बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, वहाँ पे बहुत बारीकी से लिखा गया है, तो वो लाजमी आप वीडियो देखिएगा। यहाँ भी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ थोड़ा बहुत। यहाँ पर लिखा है देयर आर सेवरल वेज टू अ पर्सन टू गेट एन ईजमेंट। तो इस वीडियो में ये बताया जा रहा है कि एक बंदे को ईजमेंट किस तरह हासिल होती है। उसकी पहला रीज़न इन्होंने ये बताया ग्रांट। ग्रांट को कहते हैं परमिशन। ठीक है, पहला तो आपको परमिशन लेके अगले बंदे से ईजमेंट लेनी होती है। यहाँ पे लिखा था व्हेन द ओनर ऑफ द लैंड अलाउ समवन एल्स टू यूज़ इट। यहाँ पे कह रहे हैं कि ये जो लैंड ओनर है ना, ये वाला साथ वाले लैंड ओनर से परमिशन लेगा या ग्रांट लेगा ईजमेंट यूज़ करने के लिए। उससे क्या है कि मेरे लैंड पे पानी नहीं आता तो आप अपनी लैंड से पानी मेरी लैंड पर ले आएँ, ठीक है, या ला दें, या मेरी लैंड पे रास्ता नहीं आने जाने का तो अपनी लैंड से ला दें। तो परमिशन ले रहा है, ग्रांट ले रहा है। ठीक है, ग्रांट लेने से क्या होगा कि जो ये ओनर है वो अलाउ कर देगा इस लैंड वाला कि ठीक है आप मेरी लैंड को यूज़ कर लें। वो क्या करेगा? अलाउ करेगा, उसको परमिशन देगा, ग्रांट देगा। तो एक इस तरह से भी आपको ईजमेंट मिलती है। दूसरी ईजमेंट मिलती है प्रिस्क्रिप्शन से। व्हेन समवन यूजेस लैंड फॉर अ लॉन्ग टाइम विदाउट बीइंग स्टॉप्ड। तो मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, दोबारा कर रही हूँ। इस पर मैंने दूसरी वीडियो पे एक्यूजेशन में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। तो बेसिकली इसमें होता क्या है कि अगर आप किसी की लैंड को पूरे 20 सालों तक यूज़ कर रहे हो ना बगैर उसकी परमिशन के, तो उससे क्या होता है, बगैर उनकी परमिशन से अगर आप 20 सालों तक यूज़ कर रहे हो तो क्या होगा कि कोर्ट आपको कहेगी कि ठीक है आपने बगैर जो है परमिशन के ओपनली किसी की लैंड 20 सालों तक यूज़ किए बगैर इंटरप्शन के, तो खुद ब खुद आपको कोर्ट ईजमेंट राइट दे देगी। ठीक है, तफसील से अगर आप ये जानना चाहते हैं तो वो वीडियो लाजमी देखिएगा एक्यूजेशन ऑफ ईजमेंट की। नेसेसिटी का मतलब होता है किसी मजबूरी की वजह से आपको अगले बंदे की लैंड यूज़ करनी पड़ी। इस पर नेसेसिटी का मतलब है इम्पोर्टेंस या ज़रूरत। किस चीज़ की आपको ज़रूरत है? पानी की ज़रूरत है। आपके लैंड पर पानी नहीं आ रहा, आपकी लैंड पर वॉकवे नहीं बना हुआ पहुँचने का, यानी कि आने जाने का रास्ता नहीं बना हुआ। सही है, ये दो रीजंस बन जाते हैं। ठीक है, तो ये दो रीजंस क्या हुए? नेसेसिटी हुई। ठीक है, व्हेन इट्स द ओनली वे टू रीच देयर होम और लैंड। यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर आपको अपनी लैंड तक पहुँचने के लिए दूसरी की लैंड यूज़ करनी ही पड़ेगी तो इसको कहते हैं नेसेसिटी ऑफ ईजमेंट। तो ये होता है मजबूरी। तो अगर आप कोर्ट में नेसेसिटी के बारे में कहेंगे ना कि मेरी लैंड पे जो है रास्ता नहीं है, और आप कोर्ट से अपनी रीज़न बताएंगे, मजबूरी बताएंगे कि मैं अपनी लैंड तक पहुंचूंगा तो उस बंदे की लैंड से गुजर के ही मुझे पहुंचना पड़ेगा, यानी कि इसकी लैंड के अंदर से गुजर के ही मैं अपनी लैंड तक पहुंच सकता हूं। कोर्ट को जब आप ये बात बताएंगे, प्रूफ देंगे, तो कोर्ट खुद आपको ईजमेंट देगी। ठीक है, आपकी मजबूरी देखते हुए। पानी की रीज़न भी आप दे सकते हैं कि आपकी लैंड में पानी जो है इसी के लैंड से होके आएगा, तो ये रीज़न भी आप दे सकते हैं। उसके अलावा कस्टम, व्हेन समथिंग हैज़ बीन डन फॉर सो लॉन्ग दैट इट बिकम्स अ रूल। तो कस्टम का मतलब ये है कि अगर आप किसी जगह की बात करें, मिसाल के तौर पे लाहौर में एक गांव है, विलेज है, ठीक है, वो एक ऐसा विलेज है जहाँ पे आम तौर पे जो लोग हैं वो एक दूसरे की लैंड पे अपने जानवरों को आने जाने देते हैं। सही है, तो उन्होंने वहाँ पे ये माहौल बनाया हुआ है, एक आदत बनाई हुई है कि सारे लोग जितने भी उस गांव में रहते हैं एक दूसरे के जानवरों को एक दूसरे की लैंड पे आने देते हैं, फसलें खाने देते हैं, एक दूसरे की लैंड से चीज़ें लेने देते हैं। वहाँ पे ये चीज़ एक आदत बन गई है, एक कस्टम बन गया है, एक ट्रेडिशन बन गया है। तो इस तरह के गाँव में, इस तरह के लोकेशन में ईजमेंट हासिल करना मुश्किल नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर ये चीज़ एक ट्रेडिशन है, एक आदत है, एक दूसरे की लैंड से मदद लेना, एक दूसरे की लैंड से रास्ते निकालना, ये सब चीज़ें। ठीक है, तो इस तरह के जो कस्टम्स होते हैं, पुराने रूल्स होते हैं, पुरानी आदतें होती हैं, वो आपको मदद करती हैं ईजमेंट हासिल करने में। ठीक है, तो इतना ही था इस वीडियो के अंदर ईजमेंट की एक्यूजेशन के बारे में। सही है, अगर आप तफसील से एक्यूजेशन देखना चाहते हैं तो वो दूसरी वीडियो लाजमी देखिएगा। अब हम नेक्स्ट हेडिंग में मूव ऑन करते हैं। व्हाट डज एक्सटिंक्शन ऑफ ईजमेंट मीन्स। अब यहाँ से एक्सटिंक्शन शुरू हो जाती है। अब तक हमने जितना पढ़ा
वो ईजमेंट के बारे में पढ़ा, ईजमेंट हासिल कैसे की जाती है, इसका मीनिंग क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, ठीक है। अब इससे आगे आपने ये बताना है कि जब ईजमेंट आपको हासिल हो गई, इसको ख़त्म कैसे किया जाता है, यानी कि उसको एक्सटिंग्विश कैसे किया जाता है, ठीक है। अब उसके आपने मीनिंग एंड डेफिनेशन देनी है। तो पहले हमने मीनिंग डिस्कस करनी है, सही है, ठीक है। एक्सटिंक्शन मीन्स टू एंड और टू स्टॉप। सो एक्सटिंक्शन ऑफ ईजमेंट मीन्स द ईजमेंट ऑफ राइट नो लॉन्गर एग्जिस्ट। यहाँ पे कह रहे हैं ईजमेंट को पहले आपने एक्सप्लेन करना है कि एक्सटिंक्शन का मतलब क्या होता है। एक्सटिंक्शन को पहले आप अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। एक्सटिंक्शन का मतलब होता है किसी चीज़ को ख़त्म करना, टू एंड और टू स्टॉप, ठीक है। फिर इससे अगली लाइन में आपने एक्सटिंक्शन को ईजमेंट के साथ जोड़ के बताना है कि जो एक्सटिंक्शन ऑफ ईजमेंट का मतलब है कि ईजमेंट राइट का ख़त्म होना, यानी कि ईजमेंट राइट अब एग्जिस्ट नहीं करेंगे किसी के, सही है। अब अगली हेडिंग है वेज इन विच ईजमेंट कैन एंड। अब यहाँ पे है मेथड्स। वेज इन विच, वेज का मतलब होता है मेथड्स, ठीक है। आपको पेपर में पूछा जा सकता है डिफाइन द मेथड्स ऑफ एंडिंग ईजमेंट, ठीक है। मेथड्स ऑफ एंडिंग ईजमेंट भी आ सकता है, वेज ऑफ एंडिंग ईजमेंट भी आ सकता है, कुछ भी वो। अगर कोई भी चीज़ एंडिंग या एक्सटिंक्शन से रिलेट हो, वो मेथड अगर पूछें एक्सटिंक्शन का, या मेथड पूछें कि हाउ टू एंड द ईजमेंट और व्हाट आर द मेथड ऑफ एंडिंग ईजमेंट, कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं जिस पे एंड हो रहा हो ईजमेंट का, तो समझ जाएगा उसमें हमने सारा का सारा यही टॉपिक उठा के डालना है। क्योंकि अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्वेश्चन पेपर देख के, लेकिन आपको घबराना नहीं है। अगर आपको जो क्वेश्चन पेपर है उसका जो टॉपिक है जो वो पूछ रहे हैं, वो अगर इसके साथ रिलेट कर रहा है, अगर उन्होंने पूछा डिफाइन, अगर उन्होंने लिखा डिफाइन द मेथड्स ऑफ एंडिंग ईजमेंट, तो आप समझ जाएगा आपने इसमें सारा कुछ जो है एक्सटिंक्शन ऑफ ईजमेंट के बारे में लिखना है, सही है। अब हम इसके मेथड्स एंड वेज देखते हैं कि किन तरीक़ों से ईजमेंट को ख़त्म किया जा सकता है, सही है। लेट्स लुक एट द डिफरेंट वेज ऑफ ईजमेंट कैन एंड वन बाय वन। अब एक एक करके हम जानेंगे। पहला मेथड है व्हेन द राइट ऑफ द सर्वेंट ओनर एंड्स। अब आपको सर्वेंट एंड डोमिनेंट ओनर का पहले बता दूँ, आमतौर पर मैंने हर वीडियो में एक्सप्लेन किया है, इसमें भी करती हूँ। ईजमेंट का सर्वेंट ओनर वो होता है जो अपनी लैंड को देता है ईजमेंट के लिए, यानी कि ये वो बंदा होता है जिसकी लैंड पे पानी आ रहा होता है, जो दूसरे बंदे को अपनी लैंड यूज़ करने देता है ताकि उसकी लैंड पे जो पानी आ रहा है वो दूसरे बंदे की लैंड पे जाए। इसको हम सर्वेंट ओनर कहते हैं। ये अपनी लैंड को सर्व करता है। डोमिनेंट ओनर वो होता है जो दूसरे बंदे की लैंड से फ़ायदा हासिल करता है अपनी लैंड पे, ठीक हो गया। अब ये चीज़ें तो क्लियर हो गई। अब हम इसको बारी बारी समझते हैं एक्सटिंक्शन के बारे में। If the person who gave the easement called the servant owner loses his land or right, the easement ends। इसमें हमने सेक्शंस को बहुत अच्छे से बारीकी से ऐड करना है। आप चाहो तो इसके साथ सेक्शन एंड पर डाल दो, या चाहो तो हेडिंग के साथ भी आप सेक्शन डाल सकते हो। अगर हेडिंग के साथ नहीं डालना तो कोशिश करो यहाँ पे आप लिख दो इस लाइन को यहाँ से लेके यहाँ तक, इनसे लिखने से पहले आप कह दें अकॉर्डिंग टू सेक्शन 37 ऑफ द ईजमेंट एक्ट, ठीक है। इस तरह से भी अगर आप लिखना चाहे लिख दें। अगर आपको इस तरह नहीं लिखना अकॉर्डिंग टू करके, तो इसकी हेडिंग के साथ ही आप सेक्शन का रेफरेंस डाल दें। अगर वहाँ पे भी नहीं डालना तो इसके इस लाइन के एंड पर डाल दें, लेकिन डालना ज़रूर है। जब आप डालते हो ना, इससे आपके मार्क्स बहुत अच्छे से इंक्रीज़ होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आपके मार्क्स में बदल के, बाज़ औक़ात एग्ज़ाम पेपर में आपसे पूछेंगे डिफाइन मेथड्स डिस्कस्ड इन सेक्शन 37 टू एक सेकेंड मैं देखती हूँ कि कहाँ पे एंड हो रहा है। ये एंड हो रहा है सेक्शन 48। तो आपको इस तरह से क्वेश्चन आएगा डिफाइन मेथड्स डिस्कस्ड इन सेक्शन 37 टू 48। तो आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे कि सेक्शन 37 टू 48 में क्या था। तो अगर आपको सेक्शंस याद रहे और आपको ये पता हो कि इन सेक्शंस में हमने एक्सटिंक्शन ऑफ ईजमेंट के बारे में पढ़ा था, तो आप आराम से पिक कर लोगे। तो आप इन सेक्शन को भी हाईलाइट करके डालोगे, तो आपको इस तरह का भी सवाल आ सकता है, ठीक है। तो सेक्शंस लाजमी याद किया करें और बारीकी से याद रखा करें कि फ़लाँ सेक्शन में क्या था, ठीक है। तो जो ये पहला सेक्शन है ना, ये पहला सेक्शन हमें ये सिखाता है कि जिस इंसान ने अपनी लैंड दी है आपको यूज़ करने के लिए ताकि आपकी लैंड को फ़ायदा पहुंचे, यानी कि ये जो मालिक है इसने इस बंदे को कहा कि ठीक है तुम मेरी लैंड यूज़ करो रास्ता यूज़ करने के लिए। लेकिन अगर ये बंदा जिसको लैंड दी गई है रास्ता यूज़ करने के लिए, वो क्या करता है, इसकी लैंड को मिस यूज़ करने लगता है, सही है। मिस यूज़ किस तरह से कि इसकी लैंड पे ब्लॉकेज बना देगा कि ये अपना कि जो ओनर है वो अपनी ही लैंड यूज़ ना कर पाए, या फिर इसकी फसलों को तबाह करना शुरू कर देगा। अगर इसने ऐसा कोई भी काम किया है जिससे उस बंदे की लैंड ख़राब हो, तो ऐसी सिचुएशन पे जो ईजमेंट दी गई है वो एंड हो जाएगी। तो ये हमें सेक्शन 37 बताता है, ठीक है। तो ये बातें यहाँ पे लिखी गई हैं इस पूरे लाइन में, सही हो गया। अब हम नेक्स्ट सेक्शंस को देखते हैं।
नेक्स्ट सेक्शन के अंदर लिखा गया है व्हेन द डोमिनेट ओनर गिव्स अप द राइट, यानी कि डोमिनेट ओनर यानी कि जिस बंदे ने ईजमेंट की डिमांड की है कि मुझे जो है रास्ता चाहिए या पानी चाहिए अपनी लैंड तक, जो डिमांड करने वाला बंदा है, अगर वो खुद ही गिव अप कर दे कि मुझे ईजमेंट नहीं चाहिए, मुझे आपकी लैंड से रास्ता ही नहीं चाहिए, तो तब भी ईजमेंट एंड हो सकती है। तो यहाँ पे ये लिखा गया है कि सेक्शन 38 ये कहता है द पर्सन हु हैड द ईजमेंट डोमिनेट ओनर कैन से आई डोंट वांट दिस राइट एनी मोर। ठीक हो गया, यानी कि खुद ही कह दे कि मुझे ईजमेंट अभी नहीं चाहिए। तो किस तरह से कहना चाहिए, या तो वो एक्सप्रेसली कहे या वो इम्प्लाइड शक्ल में कहे। अब हम इन दोनों पॉइंट्स को पढ़ते हैं। एक्सप्रेसली इसका मतलब है व्हेन ही सेज दिस क्लियरली और राइट्स इट डाउन, यानी कि वो मुंह से क्लियरली बोले कि मुझे जो है अब ईजमेंट की आपकी ज़रूरत नहीं है, या वो रिटन फॉर्म में कोई डॉक्यूमेंट में बना के बोल दे अगले को कि मुझे आपकी ईजमेंट अब नहीं चाहिए, मुझे भी आपकी ईजमेंट की ज़रूरत नहीं है। या इम्प्लाइड फॉर्म में बोल दे, इम्प्लाइड रिलीज में बोल दे व्हेन ही चेंजेस हिज लैंड इन अ वे दैट शोज ही नो लॉन्गर नीड्स द ईजमेंट, यानी कि वो मुंह से भी ना बोले ना लिख के बताए अगले को, लेकिन अपनी लैंड में ऐसी तब्दीलियाँ कर दे कि दूसरे देखने वाले को पता चल जाए कि अब इस बंदे को फ़लाँ बंदे की लैंड से अभी कुछ भी नहीं चाहिए, कोई ज़रूरत नहीं रही, क्योंकि साफ़ तौर पे उसकी हरकतें ही बता देंगी कि अब उसको उस बंदे की लैंड की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एम्प्लाइड मेथड को यही कहते हैं। सही हो गया। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। व्हेन द ईजमेंट इज़ टेकन बैक रिवोक्ड, यहाँ पे सेक्शन 39 आता है। इसमें बताया जा रहा है इफ़ द सर्वेंट ओनर, यानी कि जो बंदा अपनी लैंड देता है ईजमेंट की शक्ल में, हैड अ स्पेशल एग्रीमेंट दैट लेट्स हिम टेक बैक द ईजमेंट, ही कैन कैंसिल इट। यहाँ पे क्या होता है कि ईजमेंट के लिए आपको एक एग्रीमेंट करना पड़ता है, कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है। अब जिस बंदा ने कॉन्ट्रैक्ट किया, जिसने अपनी ईजमेंट के लिए अपनी प्रॉपर्टी दी कि हाँ तो मेरी प्रॉपर्टी से रास्ता यूज़ कर लो, पानी यूज़ कर लो, अब उसके पास ये अथॉरिटी है कि वो इस ईजमेंट को कैंसिल करवा सकता है। लेकिन कैंसिल करवाने के लिए ऑब्वियसली रीजंस होनी चाहिए ना, कि अगले बंदे ने जिसने इसकी लैंड को यूज़ किया अगर डैमेज किया है या कोई नुकसान किया है, तब वो रीजंस बता के ईजमेंट आराम से कैंसिल कर सकते हैं। लेकिन बेवजह वो कैंसिल नहीं करेगा। अगर बेवजह कैंसिल करता है तो जिस बंदे को दी गई थी ईजमेंट, वो कोर्ट में आपके खिलाफ जा सकता है। सही है। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जिस बंदे ने लैंड दी है तो उसके पास की अथॉरिटी है कि वो उसी कॉन्ट्रैक्ट पे कैंसिलेशन करवा सकते हैं, यानी कि जिस कॉन्ट्रैक्ट को करके उन्होंने अपनी लैंड दी है ईजमेंट के लिए, वही कॉन्ट्रैक्ट की मदद से वो उस ईजमेंट को ख़त्म भी करवा सकते हैं। ये हमें सेक्शन 39 बता रहा है। सही हो गया। अगला सेक्शन क्या बताता है? अगला सेक्शन है व्हेन द टाइम इज़ ओवर। अब इसमें आ जाता है लिमिटेशन एक्ट, यानी कि जितने लिमिट या जितने टाइम पीरियड के लिए आपने अगले बंदे को अपनी लैंड यूज़ करने के लिए दी है, वो टाइम जब खत्म हो जाए तो ईजमेंट खत्म हो जाती है। यहाँ पे ये सेक्शन 40 हमें ये सिखाता है, द ईजमेंट वाज ओनली फॉर अ शॉर्ट टाइम इट एंड्स व्हेन दैट टाइम फिनिशेज, यानी कि अगर आपने किसी के साथ 20 साल का एग्रीमेंट किया है या मिसाल के तौर पर 6 साल का एग्रीमेंट किया है, तो जैसे 6 साल गुजर जाएंगे तो वो जो ईजमेंट है वो ख़त्म हो जाएगी। सही होगा। इस तरह से एक्सटिंक्शन ऑफ ईजमेंट हो जाती है सेक्शन 40 के अकॉर्डिंग। इसमें एग्जांपल भी आप डालें, इफ़ ए अलाउज बी टू यूज़ अ पाथ ओनली अंटिल बी गेट्स मैरिड द ईजमेंट एंड्स व्हेन बी मैरीज। यहाँ पे एग्जांपल मैरिज की दे दें आपके, जब तक बी की शादी नहीं होती तब तक वो इस रास्ते को यूज़ कर सकता है, जैसे उसकी शादी हो जाएगी वो इस रास्ते को यूज़ नहीं करेगी। ये भी आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। या कोई भी आप टाइम पीरियड डाल दें, 2 साल का डाल दें, 20 साल का डाल दें कि 20 साल तक आप यूज़ कर सकते हैं, 20 साल जब गुजर जाए तो आप यूज़ नहीं कर सकते। कोई भी आप अपनी पसंद की एग्जाम्पल इसमें डाल सकते हैं। ठीक हो गया। अब हम अगली सेक्शन देख लेते हैं। अगला सेक्शन है सेक्शन 41, जिसमें लिखा है व्हेन द नीड इज़ नो लॉन्गर देयर। सेक्शन 41 हमें ये बताता है इफ़ द ईजमेंट वाज गिवन बिकॉज देयर वाज नो अदर वे एंड नाउ अ न्यू रोड इज़ बिल्ट द ईजमेंट इज़ एंड। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर आपने ईजमेंट ली थी किसी से तकरीबन 4 साल पहले कर लें, ठीक है, 4 साल पहले आपने किसी से ईजमेंट ली है कि हमारी जो है दोनों की लैंड से इस तरह से ना रास्ता गुजर जाए, यानी कि इसकी लैंड से तो रास्ता ऑलरेडी आ रहा था कि ये बंदा आराम से अपनी लैंड से मेन रोड तक पहुंचता है, लेकिन इस बंदे की लैंड लॉक थी, यानी कि ये कहीं से भी मेन रोड तक पहुंच नहीं सकता था। तो ये जो बंदा जो इस लैंड पे रहता है वो इस साथ वाले से कहेगा कि आप मुझे ईजमेंट दें कि इस तरह से एक रास्ता बना दें मेरी लैंड तक, ताकि मुझे जो है मेन रोड तक पहुँच सकूँ मैं आराम से। लेकिन बाद में क्या हुआ 4 साल बाद कि ये जो रास्ता है ये अपने आप गवर्नमेंट की तरफ से एक रोड इस जगह पे बिल्ड हो गई है, यानी कि गवर्नमेंट ने खुद ही एक रोड बजाय यहाँ पे बिल्ड करने की। एक और एग्जांपल देती हूँ, आसान अल्फाज में समझाती हूँ कि इसकी तो लैंड से ऑलरेडी रास्ता आ रहा था इस बंदे की, इसने से ईजमेंट ले ली, ईजमेंट लेके क्या किया, अब अपनी लैंड पे इस तरह से देखें रास्ता निकलवा लिया। अब बाद में क्या हुआ 4 साल बाद कि गवर्नमेंट ने इसी की लैंड से अचानक एक और रोड बना के मेन रोड तक यूँ करके ले आई। इससे क्या हुआ कि जो इसने ईजमेंट इधर से ली थी, अब वो ईजमेंट की ज़रूरत इसको अब नहीं रही, क्योंकि इसकी अपनी लैंड से अब रास्ता जो है मेन रोड पे निकल आया। तो ये चीज़ हमें सेक्शन 41 सिखा रहा है कि ईजमेंट जो है
किसी रीज़न की वजह से एंड होती है, वो रीज़न ये है कि जिस पर्पज़ के लिए आपने ईजमेंट ली अब उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि आपका जो है मसला कहीं और से हल हो गया। सही हो गया। नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं, वो है सेक्शन 42 की। इसमें लिखे हुआ है ईजमेंट बिकम्स यूजलेस इफ द ईजमेंट नो लॉन्गर हेल्प्स द डोमिनेंट ओनर एट ऑल इट एंड्स। यहाँ पे कह रहे हैं, जैसे मैंने पहले बता दिया था कि एक बंदे ने आप जो है एक बंदा है उसकी लैंड पे रास्ता नहीं है, वो किसी और की लैंड से रास्ता ले रहा है। अब गवर्नमेंट ने बाद में उसकी लैंड से ही रास्ता निकलवा लिया है, तो अब क्या हुआ, ये जो ईजमेंट हो गई यूज़लेस। सही हो गया। तो अब आप किसको इसकी रोड यूज़ करने का अब कोई पर्पज़ नहीं बनता, इसकी खेत से गुजरने का कोई पर्पज़ नहीं बनता, तो आप डायरेक्ट ही इस रोड से गुजरते हो। ठीक है, तो ये हमें सेक्शन 42 बता रहा है। ठीक है, वही सेम बात है लेकिन दूसरे सेक्शन में रिपीट हो रही है। अगली हेडिंग है व्हेन द डोमिनेंट लैंड चेंजेस परमानेंटली। यहाँ पे लिखा है द डोमिनेंट लैंड चेंजेस सो मच दैट इट पुट्स टू मच प्रेशर ऑन द सर्वेंट लैंड द ईजमेंट विच एंड। यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर आपने किसी से लैंड पे जाके कहा, किसी लैंड ओनर से जाके कहा कि मुझे अपनी लैंड से रास्ता गुजरने के लिए दे दें, रास्ता गुजरने के लिए उसने आपको दे तो दिया, लेकिन आप उस बंदे पे इतना प्रेशर डाल रहे हैं कि आप उसकी लैंड को पे जाके कह रहे हैं कि इस लैंड को मुझे पक्का करने दे, रोड बनाने दे, लेकिन वो जो मालिक है वो नहीं मान रहा। अब उसको अगर इस तरह इतना ज़्यादा प्रेशराइज करोगे तो ऐसे प्रेशर की वजह से आपकी जो ईजमेंट जो आपको दी गई है वो भी ख़त्म हो सकती है, एंड हो सकती है। यानी कि बेवजह अगर सर्वेंट ओनर पे प्रेशर डाला जाए किसी बात पे तो वो ईजमेंट जो ऑलरेडी मिली गई थी वो भी ख़त्म हो जाएगी। ये हमें सेक्शन 43 बता रहा है। ठीक हो गया। नेक्स्ट हेडिंग पे जाते हैं। नेक्स्ट हेडिंग से जाने से पहले इसके एक्सेप्शंस देख लेते हैं। एक्सेप्शन का मतलब है कि इस पे हमें कौन सी ऑप्शंस मिलती हैं कि हम अगले बंदे की लैंड को यूज़ कर सके प्रेशर डालने के बाद भी, इसको हम एक्सेप्शंस कहते हैं। द ईजमेंट वॉन्ट एंड इफ इट्स मस्ट हैव वेरी स्मॉल डैमेज मेंट टू लास्ट फॉर एवर। यहाँ पे कह रहे हैं ईजमेंट आपको प्रेशर डालने के बाद भी मिली रहेगी, क्योंकि अगर आपने कोर्ट में जाके प्रूफ कर दिया, मिसाल के तौर पे आपने इस लैंड ओनर से प्रेशर डाला कि जो है रोड पर जो है पक्की कर दें सीमेंट वगैरह लगा के, वो मालिक नहीं मान रहा, उसने सिर्फ आपको ईजमेंट यूज़ करने के लिए दी, यानी कि रास्ता गुजरने के लिए दी है, लेकिन वो नहीं चाह रहा कि आप उसकी लैंड पे एक परमानेंट रोड बना दें, आने जाने की एक पाथवे बना दें। ठीक है, तो कोर्ट में आप दोनों चाहते हो, ये बंदा आपको कोर्ट में ले जाता है, कहता है कि आप जो है मेरी लैंड पे रोड नहीं, अपना परमानेंट इसको रोड की शक्ल में नहीं यूज़ कर सकते, यानी कि इस पर परमानेंट कंस्ट्रक्शन नहीं ऐसी कर सकते कि ये परमानेंट वॉकवे बन जाए। लेकिन कोर्ट पे वो बंदा जाके कहेगा, ये वाला बंदा, कि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, आप प्लीज़ इसी की लैंड से ही जो है मुझे जाने का रास्ता परमानेंट करा दें। जब कोर्ट आगे खुद देखेगी कि इस आपकी लैंड से उस बंदे के पास सिर्फ आपकी लैंड से ही गुजरने का रास्ता है, तो कोर्ट फिर कहेगी आप एडजस्ट कर लें उसके साथ। ऐसी सिचुएशन पे ईजमेंट एंड नहीं होगी। क्या पता कोर्ट आपको कहे कि ठीक है आप इसकी लैंड पे पक्की आने जाने वाला पाथ पे बेशक ना बनाएं, लेकिन इसकी ईजमेंट बंद ना कराएं। जैसे हमने पहले पढ़ा था कि अगर आप ज़बरदस्ती प्रेशर डालोगे तो ईजमेंट भी चली जाएगी जो ऑलरेडी मिली थी। लेकिन इसमें एक्सेप्शंस ये बताई जा रही हैं कि वो जो बंदा है जिसने आपसे ईजमेंट ली है, अगर कोर्ट को दिख गया कि उसके पास और कोई रास्ता नहीं है सिवाय आपकी लैंड पे आने जाने का, तो वो आपको कहेगी कि ठीक है आप रोड पक्की ना करवाएं, लेकिन इस बंदे की ईजमेंट कैंसिल ना करें क्योंकि इसके पास आने जाने का रास्ता और नहीं है। दूसरी ऑप्शन ये है कि वेरी स्मॉल डैमेज, यानी कि अगर उसने आपकी लैंड को बहुत ही हल्का सा डैमेज किया है तब भी आपकी ईजमेंट कैंसिल नहीं होगी, यानी कि ईजमेंट कैंसिल तब नहीं होगी जब डैमेज बहुत छोटा सा हुआ हो। अगले पॉइंट भी लिखा है मेंट टू लास्ट फॉर एवर, यानी कि ईजमेंट जो है ऐसी हो जिसमें ऑब्वियसली सबको पता हो कि ये फॉर एवर रहेगी, यानी कि सबको पता हो कि इन दोनों की लैंड पे कोई और रास्ता अब नहीं निकलने वाला, बस यही रास्ता रहेगा जो परमानेंट रहेगा। तो ऐसी सिचुएशन पे भी ईजमेंट कैंसिल नहीं होएगी। तो ये जो रीजंस है इन पे ईजमेंट कैंसिल नहीं होगी, बेशक आप अगले पे दबाव भी डालो। ठीक है। व्हेन द नेचर चेंजेस द सर्वेंट लैंड, ठीक है, if the nature forces like a flood or earthquake changes the surveyed land so much that the easement can't be used anymore, it ends। यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं। A had a right to fish in a river on B's land but the river changes course, the right ends। यहाँ पे कह रहे हैं कि ना A ने B से कहा, A ने B के लैंड वाले से कहा कि अपनी लैंड पे मुझे फिशिंग करने दो, यानी कि मछलियाँ पकड़ने दो, क्योंकि B की लैंड पे मछलियाँ पकड़ने वाला पॉन्ड है, यानी कि एक पॉन्ड एक रिवर टाइप चीज़ बनी जिसमें मछलियाँ हैं, वो बी की लैंड पे हैं। अब ए उसकी लैंड बी की लैंड पे अक्सर मछलियाँ पकड़ने जाता है, लेकिन कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हुए, कोई अर्थक्वेक आया या पानी में कुछ ऐसी चेंजेस आई कि अब उस रिवर में जो बी की लैंड पे जो रिवर था उसमें मछलियाँ अब नहीं रहती, कोई भी फिशेस अब उसमें नहीं रही। ठीक है, तो अब फिशेस नहीं रही, एक तो जो ए ने जो ईजमेंट ली थी फिशेस मतलब फिशेस को उठाने वाली, फिशेस लेने वाली, अब फिशेस जब है नहीं बी की लैंड पे तो ए की तो ईजमेंट ज़ाया होगी ना। तो यही बात यहाँ पे हमें सेक्शन 44 बता रहे हैं कि किसी सर्कमस्टांसेस की वजह से आपने जिस पर्पज़ के लिए ईजमेंट ली है वो ईजमेंट ही आप
चेंज हो जाए, वो चीज़ ही ना रहे वैसी, तो फिर वो ईजमेंट एंड हो जाती है। ठीक हो गया। ज़रूरी नहीं है फ़िशिंग की आप इसमें रिवर या फ़िशिंग की ही एग्जांपल डालो, आप इसमें जो है वाटर की एग्जांपल भी डाल सकते हो कि अगर आपने किसी की लैंड से पानी ले रहे हो और बाद में वो पानी आना बंद हो जाए किसी रीज़न की वजह से, तो वो ईजमेंट फिर कैंसिल भी हो सकती है। ठीक है, जब दोनों लैंड वालों को पता चल जाए कि अब पानी आना तो परमानेंट बंद हो गया, तो वो जो ईजमेंट ली गई थी साथ वाले ने जो उससे पानी लेने की ईजमेंट ली थी वो भी खत्म हो सकती है। ठीक है, तो अब ये एग्जाम्पल भी डाल सकते हो सेक्शन 44 के साथ। अगला देख लेते हैं, व्हेन ईदर लैंड इज डिस्ट्रॉयड। यहाँ पे लिखा है इफ ईदर द डोमिनेंट लैंड और सर्वेंट लैंड इज कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड द ईजमेंट। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जिस बंदे ने अपनी लैंड यूज़ करने के लिए दी या जिस बंदे ने अपनी लैंड के लिए ईजमेंट मांगी, चाहे वो सर्वेंट ओनर हो कि डोमिनेंट ओनर हो, इनमें से जिसकी भी लैंड डिस्ट्रॉय होगी ईजमेंट करते हुए, तो तब भी ईजमेंट एंड हो सकती है। वो ये नहीं देखेंगे कि भाई सर्वेंट ओनर की डिस्ट्रॉय हुई है कि डोमिनेंट की, बल्कि जिसकी भी डिस्ट्रॉय हो गई है ईजमेंट के दौरान, तो ईजमेंट कैंसिल हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। हमें सेक्शन 45 बता रहा है ईजमेंट एक्ट का। अगला है वन पर्सन ओन्स बोथ लैंड। इफ वन पर्सन बाइज बोथ द डोमिनेंट एंड द सर्वेंट लैंड देयर इज नो नीड फॉर ईजमेंट एनी मोर, सो इट्स एंड। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि एक बंदे की लैंड ये है, ये दूसरे बंदे की लैंड है। अब इस बंदे की लैंड का नाम है अली, यानी कि अली नाम का बंदा इस लैंड का मालिक, और इस लैंड का मालिक जो है इमरान है। अब इसने इसके साथ ईजमेंट ली थी इसकी लैंड से गुजरने का, यानी कि अली ने इमरान से ईजमेंट ली थी ताकि इमरान की लैंड से वो गुजर सके। अब अली ने क्या किया, इमरान की लैंड खरीद ली, तो अब इमरान तो अब इसका मालिक नहीं रहा, अली अब इस दोनों लैंड का मालिक हुआ। जैसे ही वो दोनों लैंड का मालिक बनता गया तो ईजमेंट की फिर अब ज़रूरत नहीं रही, क्योंकि अब वो खुद ही उस लैंड का मालिक है। तो ऐसी सिचुएशन पे ईजमेंट ख़त्म हो जाती है, हमें सेक्शन 46 बता रहा है। अगली हेडिंग है व्हेन ईजमेंट इज़ नॉट यूज फॉर 20 ईयर्स। यहाँ पे लिखा है इफ द ईजमेंट इज नॉट यूज फॉर 20 ईयर इट एंड्स। यहाँ पे हमें सेक्शन 47 कह रहा है कि 20 सालों तक अगर आपने किसी से ईजमेंट लेने के बाद 20 सालों तक यूज़ नहीं की उसकी लैंड, तो फिर वो ईजमेंट ख़त्म हो जाती है। ठीक हो गया। इसमें पॉइंट्स दिए गए हैं, कंटिन्यूस ईजमेंट, डिसकंटिन्यूस ईजमेंट। यहाँ पे लिखे ऑलवेज देयर लाइक अ सनलाइट एंड इफ नॉट यूज 20 ईयर। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ईजमेंट कंटिन्यू रहती तो वो कभी एंड ना होती, लेकिन अगर वो ईजमेंट कंटिन्यू नहीं रही तो वो ईजमेंट जो है कैंसिल हो जाएगी 20 सालों बाद। ठीक है, अगर 20 सालों के टाइम पीरियड में आपने ईजमेंट को सही से यूज़ नहीं किया तो वो एंड हो जाएगी। दूसरे में लिखा है डिसकंटिन्यूस ईजमेंट यूज्ड ओनली समटाइम्स। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कभी कभार आप उस बंदे की लैंड से गुजरते हो, या कभी कभार आप उस बंदे की लैंड से पानी ले रहे हो। ठीक है, ईजमेंट तो आपने ले लिया लेकिन आप उस ईजमेंट को प्रॉपर्ली यूज़ नहीं कर रहे, कभी कभार उसकी लैंड से गुजर रहे हो, तो ऐसी ईजमेंट भी 20 सालों के बाद चली जाएगी। चाहे आप कंटिन्यूसली यूज़ कर रहे हो लेकिन बीच में ब्रेक्स किए हैं, चाहे आप बहुत कम ही यूज़ कर रहे हो, दोनों सिचुएशन पे 20 सालों बाद ईजमेंट कैंसिल हो जाएगी। ईजमेंट उसी बंदे की रहती है 20 सालों के बाद भी जो बंदा मुसलसल 20 सालों तक उसकी लैंड यूज़ कर रहा हो। ठीक हो गया। एक्सेप्शंस भी यहाँ दी गई हैं। इफ़ बोथ पार्टीज एग्री नॉट टू यूज़ इट फॉर अ वाइल। यहाँ पे बताया गया अगर दोनों पार्टीज़ खुद कह दें कि जो ईजमेंट ली गई है उसको कुछ वक्त तक यूज़ ना किया जाए और बाद में यूज़ किया जाए, अगर दोनों पार्टीज इस पर कन्विंस होती हैं तो ईजमेंट जो है वो कैंसिल नहीं होगी। उसके अलावा इफ़ वन को-ओनर इज स्टिल यूजिंग इट, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर एक लैंड के 2 मालिक है, एक यूज़ नहीं भी करता, दूसरा यूज़ कर सकता है ईजमेंट, ये बताई जा रही है। इफ़ इट्स एन ईजमेंट ऑफ नेसेसिटी, यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर वो ईजमेंट बेशक यूज़ ना भी किया जा रहा हो लेकिन फिर भी उस ईजमेंट को यूज़ करना मजबूरी हो, तब भी वो जो है ईजमेंट कैंसिल नहीं होगी। ठीक है, यानी कि मजबूरी हो इस ईजमेंट को यूज़ करना। ठीक हो गया। एंड ऑफ एसेसरी राइट्स व्हेन एन ईजमेंट एंड्स ऑल एक्स्ट्रा स्मॉल राइट्स रिलेटेड टू इट ऑल्सो एंड्स। यहाँ पे ये कहते हैं कि 2 लैंड्स है, ठीक है, इसकी लैंड पर रास्ता नहीं था लेकिन इस बंदे की लैंड पर रास्ता है, तो ये इसकी लैंड से, इस लैंड ओनर से कहता है कि आप अपनी लैंड से मुझे भी रास्ता दे दें। तो ये बंदा क्या करेगा, ईजमेंट उसको दे देगा, यानी कि इसकी लैंड पे भी एक रास्ता बना देगा जो कि इसकी लैंड से गुजरेगा। लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं एसेसरी राइट्स, यानी कि वो राइट्स हैं जो हमें एक्स्ट्रा बेनिफिट्स देते हैं। यानी कि अगर ये बंदा इसके रास्ते से गुजरेगा तो यहाँ पे जो फल होंगे वो इन फलों को भी तोड़ के खा सकता है, या फिर अगर इसकी लैंड पे पानी है तो वो रास्ते के साथ साथ इसके लैंड से पानी को भी यूज़ कर सकता है। तो अगर ये ईजमेंट अगर ख़त्म हो गया इसके रास्ते वाला, तो ये जो एक्स्ट्रा इसने ऑप्शंस रखी हुई हैं, फल खाने वाली, पानी यूज़ करने वाली, तो ये वाली ईजमेंट भी इसको साथ ही ख़त्म हो जाएगी। यानी कि जिस मेन ईजमेंट के लिए इसे रास्ते के लिए ली थी, उसके साथ साथ जो इसने एक्स्ट्रा चीज़ें उसकी लैंड से ले रहा है अपने फ़ायदे के लिए, वो भी ईजमेंट साथ ही ख़त्म हो जाएगी। ये हमें सेक्शन 48 बता रहा है। अगला है व्हाट हैपन्स व्हेन एन ईजमेंट एंड। एंड पे ये बताया जा रहा है कि क्या होता है जब ईजमेंट ख़त्म हो जाती है। हियर व्हाट हैपन्स, the dominant owner no longer has any special right over the surveyed owner or surveyed land। यहाँ पे कह रहे हैं
कि जब आपकी ईजमेंट ख़त्म हो जाती है तो जो डोमिनेंट ओनर है जिसने लैंड के लिए दूसरे बंदे से ईजमेंट ली, ये जो दूसरा बंदा है इसको सर्वेंट ओनर कहते हैं। तो जब इनकी ईजमेंट आपस में ख़त्म होगी तो वो जो स्पेशल राइट मिलता है एक दूसरे की लैंड को यूज़ करने वाला, वो फिर ख़त्म हो जाएगा। सही है। दूसरी पॉइंट लिखिए, द सर्वेंट ओनर नो लॉन्गर हैज़ एनी ड्यूटी टू अलाउ यूज़ ऑफ हिज लैंड। तो जब ईजमेंट ख़त्म हो जाती है तो जिस बंदे ने अपनी लैंड दी थी यूज़ करने के लिए, रास्ते के लिए, पानी के लिए, जिस भी पर्पज़ के लिए, तो उसके ऊपर एक ड्यूटी लग जाती है जब वो ईजमेंट के लिए अपनी प्रॉपर्टी या लैंड देता है। तो जब ईजमेंट ख़त्म हो जाए तो उसके ऊपर जितनी भी ड्यूटी लगी होती है वो फिर ख़त्म हो जाती है जब एक्सटिंक्शन ऑफ ईजमेंट हो जाए। बोथ बिकम रेगुलर लैंडलॉर्ड्स विद नो ईजमेंट बिटवीन दैम। जब इनके बीच ईजमेंट ख़त्म हो जाती है उससे क्या होता है कि ये लोग नॉर्मल लैंडलॉर्ड बन जाते हैं, यानी कि नॉर्मल लैंड ओनर्स बन जाते हैं। इनके बीच फिर कोई ईजमेंट नहीं बाकी रहती। सही होगा। ये आपने इसके एंड पे लिखना है। अगर आपको व्हाट हैपन्स की जगह अगर आप ये हेडिंग नहीं देना चाहते तो आप एंड पे कंक्लूजन की हेडिंग दे के भी ये पॉइंट्स लिख सकते हैं। ठीक हो गया। बस इतना ही था इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा और अपने फीडबैक ज़रूर दिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड हमारे ए लेवल्स अकेडमी में एडमिशन्स ओपन है। जिस भी स्टूडेंट को लॉ रिलेटेड टॉपिक्स पढ़ने हैं, ए लेवल्स लॉ हो गया या अकाउंटिंग या बिजनेस के सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है, तो वो सब ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं और फिज़िकली भी पढ़ सकते हैं। और आपको इस इंस्टीट्यूट का एड्रेस, इसकी लोकेशन, सारा कुछ डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और कॉन्टैक्ट भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।